So, in our last class, what we have seen, sound and types of sound, audible sound, infrared sound, uh, infrared नहीं, infrasound and ultrasonic sound, ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट नहीं? चलो, आपने अपने टेक्स्ट बुक का पेज ओपन किया है? यस। तो साउंड के आज की क्लास में हमको सोनार सिस्टम देखना है, ठीक है? एक्चुअली सोनार जो है ये एब्रिवेटेड फॉर्म है, SONAR. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ये डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड मेजर करने के लिए ली जाती हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो अंडर वाटर काम करते हैं, जैसे कि सबमरीन्स, ठीक है ना? सो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंडर वाटर काम कर रहे हों, इनको अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प की वजह से, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की हेल्प से एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगाया जाता है शिप के ऊपर। ये देखो डायग्राम से भी क्लियर होता है कि किस तरह से सोनार को यूज करके, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके हम समुद्र के नीचे काम किस तरह से कर सकते हैं, नेविगेशन एंड रेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड अगर अपने को मिल जाए तो हम डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबमरीन्स समुद्रों में दुश्मन पर भी नजर रख सकती हैं। सबमरीन जमीन के पानी के नीचे हो तो पानी के ऊपर के शिप के साथ भी वो कांटेक्ट कर सकती है। किस तरह से? ये एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है, ठीक है? ट्रांसमीटर जो होता है ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करता है एंड ट्रांसमिट भी करता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जब बनती हैं, ये पानी के थ्रू ट्रैवल करती हैं, ठीक है? पानी के थ्रू ट्रैवल करती हैं एंड तब तक ट्रैवल करती जाती है जब तक इसको बीच में कोई हर्डल ना आए। यानी जहाँ किसी भी जगह से उसको हर्डल आता है, उसको बीच में रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो वहां से टकराती हैं एंड वापस से रिफ्लेक्ट होके ये रिसीवर तक पहुंचती हैं, ठीक है? टकराती हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे लाइट में होता है। सोर्स से वेव्स आती हैं, ट्रांसमिटेड पल्सेस पानी के थ्रू, सपोज समुद्र की बेड पर जाती है, टकराती हैं एंड वहां से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचती हैं। तो होता है कि रिसीवर तक पहुंचने में, ट्रांसमिट होकर रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ना? एंड इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जैसे ही रिसीवर तक पहुंचता है तब टाइम डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में कि ट्रांसमीटर से कितने समय में वेव्स प्रोड्यूस हुई एंड रिसीवर तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगा, इस टाइम के कैलकुलेशन करके वेलोसिटी ऑफ साउंड की मदद से वाटर के अंदर ये सी वेव्स कहां तक पहुंची, ठीक है ना? ये वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंची, यानी सी बेड कितने डिस्टेंस पर था जहां पर वो टकराई, ये कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है? सो डिस्टेंस एंड स्पीड के कैलकुलेशन से कितने टाइम में वापस आई, टाइम एंड स्पीड के कैलकुलेशन से शिप एंड इस सी बेड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि जमीन के नीचे समुद्र की गहराई कितनी है, या फिर एक शिप दूसरे शिप से कितनी दूर है, अंडर वाटर कोई सबमरीन है तो वो कितनी दूर है, कोई शिप एक्सीडेंटली जमीन के नीचे डूब गया है तो वो कितनी गहराई पर डूबा है। समुद्र में ट्रैवल करने वाले शिप्स जो होते हैं, ये अगर ठंडी के दिनों में नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करते हो तो कितने आइसबर्ग कितनी दूर है, क्योंकि आइसबर्ग ऐसे होते हैं कि समुद्र के पहाड़ सब पानी के ऊपर कम एंड पानी के नीचे ज्यादा होते हैं। टाइटैनिक मूवी आपने देखा होगा, तो उसके वजह से क्या होता है, शिप उन आइसबर्ग से टकरा ना जाए इसलिए आइसबर्ग कितनी दूर है शिप से अभी
ये सारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए सोनार सिस्टम का यूज किया जाता है। अंडर वाटर वैलीज, अंडर वाटर हिल्स, सबमरीन्स, आइसबर्ग, डूबे हुए शिप्स, इन सबको ढूंढ निकालने के लिए इस सोनार सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेडिकल प्रोफेशन में इसका यूज किया जाता है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राफी ये टेक्नोलॉजी अगेन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पर डिपेंड करती है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, कोई भी पेन, हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर कहीं स्वेलिंग है या अबनॉर्मेलिटी है ना, हार्ट की फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें, कोई भी प्रॉब्लम, इवन जो बेबी मदर के वूम के अंदर ग्रो कर रहा है, उस फीटस की ग्रोथ, उस फीटस के अंदर के हार्ट, उसके ऑर्गन्स बराबर प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इवन इस चीज की भी जानकारी हमको सोनोग्राफी से मिल जाती है। ठीक है, इसमें भी इस तरह का एक मशीन आपने देखा होगा, सोनोग्राफी मशीन होता है। ये एक हैंडल होता है जो मूव करके इस तरह से अपनी बॉडी पर अलग-अलग जगह पर प्लेस किया जाता है, एंड जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना? एक बॉडी के ऊपर अपने एक स्पेशल टाइप का जेल स्प्रेड करते हैं, एंड रेडियोलॉजिस्ट एक उनके पास एक मूविंग हैंडल होता है, ठीक है ना? तो वो करते क्या है, उसके जेल करके बॉडी एंड वो जो सेंसर होता है, उस सेंसर के बीच में एक अच्छा कॉन्टैक्ट हो सके, स्मूथ कॉन्टैक्ट हो सके, स्लिपरी कॉन्टैक्ट हो सके, इस वजह से वो अपने को लगाते हैं। एंड जो ये जो प्रोब होता है, इस हैंडल को प्रोब बोलते हैं, एंड उस प्रोब को फिर अलग-अलग जगह पर बॉडी में घुमाया जाता है, ताकि उससे निकलने वाली जो रेज़ होती हैं, है ना? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है बॉडी के अंदर जाती हैं, एंड अंदर जाने के बाद उस ऑर्गन से टकरा के वापस आती हैं, एंड उसका एक इमेज यहाँ पर अपने को स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक्चुअली इसके अंदर ये जो पिक्चर दिखाई देता है, इससे हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन से टकरा के वापस आने वाली जो वेव्स होती है ना, उसको कंप्यूटर पर जनरेट करते हैं एंड उससे इमेज बनाते हैं इंटरनल ऑर्गन की, एंड उससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम है कि सब चीजें ओके हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये मेथड इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स को उनकी सिचुएशन को समझने की एक पेनलेस मेथड है। इसमें किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह की कोई चीर-फाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर से ही सिर्फ प्रोब की मदद से अल्ट्रासोनिक साउंड बॉडी के अंदर डाला जाता है और उससे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि अंदर के बॉडी पार्ट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। ठीक है? चलो, तो आजकल डॉक्टर इस मेथड को यूज़ करके बहुत सारे बीमारियों की डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है? एंड इसका एक मिसयूज़ जो हम देखते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि अ, इस टेक्निक की मदद से एक फ़ायदा ये होता है कि जो वूम मदर के वूम के अंदर जो फीटस तैयार होता है, वो प्रॉपर कंडीशन में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो डिलीवरीज़ होती थी मदर की, डिलीवरी होने के बाद बेबी अगर बहुत अच्छा नहीं पैदा हुआ, ठीक है ना? किसी फ़ॉल्ट के साथ पैदा हुआ, तो माँ उस जन्मे हुए बच्चे को तो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम में रहना पड़ता है, उसके साथ-साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती थी, है ना? किसी डैमेज के साथ पैदा हुआ अगर बेबी हो, नॉर्मल बेबी ना हुआ हो, तो एब्नॉर्मलिटी के साथ पैदा होने वाले बच्चे ना केवल उस बच्चे की लाइफ़ को बल्कि उसके पेरेंट्स की लाइफ़ को भी मुश्किल में डालते थे। सोनोग्राफी टेक्निक की मदद से आज माँ के पेट में बेबी 2 महीने का हो, तब सोनोग्राफी होती है, 5 महीने का हो, तब भी सोनोग्राफी हो जाती है, यानी टाइम टू टाइम मदर की सोनोग्राफी की जाती है, जिससे डॉक्टर पहले ही ये देख लेते हैं कि जो बेबी है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं, एंड सब कुछ नॉर्मल ना हो, इन केस अगर फीटस प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा हो, अंदर कोई फॉल्ट आ रहा हो, तो डॉक्टर्स जो होते हैं, वो मदर को ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे बेबी को डिलीवर करने के बजाय प्रेगनेंसी को वहीं पर टर्मिनेट कर दिया जाए। चौथे या 5वें महीने तक डॉक्टर को अगर पता चल जाता है
कि बेबी प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है, तो प्रेगनेंसी डॉक्टर वहीं टर्मिनेट कर देते हैं एंड उस प्रेगनेंसी को, उस बेबी को वहीं से खत्म कर देते हैं, ताकि आगे आने वाली लाइफ में पेरेंट्स को और जन्मे वाले बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। इस टेक्निक की मदद से ये चीज तो अच्छी हुई कि अब एबनॉर्मल बेबीज बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होने लगा कि अब जहां हमारे यहाँ सेक्स रेशियो इंडिया में बहुत डिफरेंस पर आ गया है, उसका रीजन ये है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से फिर पेरेंट्स एंड उनके घर वाले इस सोच पर एंड इस चीज के लिए प्रेशराइज करने लगे डॉक्टर्स को कि आप सोनोग्राफी टेक्निक से बता दो कि उस माँ के पेट में जन्म लेने वाला बेबी जो है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, क्योंकि सोनोग्राफी टेक्निक से सारी चीजें मालूम पड़ जाती है, बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो फीमेल फीटस थे, इस सोनोग्राफी टेक्निक की सबसे दुखद बात ये हुई कि जो फीमेल फीटस थे, ये वहीं पर माँ के पेट में ही टर्मिनेट कर दिए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट करके हमको एक बहुत अच्छी चीज तो दी, लेकिन उसका एक गैर फायदा ये भी हुआ कि सोनोग्राफी टेक्निक को यूज करके फीमेल फीटिसाइड का नंबर इतना बढ़ने लगा कि लड़कियों की संख्या आज हमारे समाज में बहुत कम हो गई है। पहले के जमाने में वैसे ही सबको बेटे ही चाहिए होते थे, और इस वजह से फीमेल बेबीज को माँ के पेट के अंदर ही मारना शुरू कर दिया गया एंड उस वजह से सेक्स रेशो आज इस स्टेज पर आ गया है कि हमारे पास पढ़ी लिखी लड़कियां तो हैं, लेकिन लड़के इतने सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि लड़के ही लड़के पैदा हुए हैं, लड़कियां हैं ही नहीं। एंड इस वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बना दिया, पीएनडीटी एक्ट जिसको बोलते हैं, फीमेल फीटिसाइड टोटली बंद करने के लिए सारे ही रेडियोलॉजिस्ट, सारे ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास अब एक ये रूल हो गया है कि अब आप सोनोग्राफी करेंगे तब भी प्रेग्नेंट लेडी के फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करके उसका आंसर आप नहीं देख सकते। डॉक्टर भले ही देख ले, उसको पता भी चल जाए, तो भी वो किसी को भी ये बताएगा नहीं कि फीटस जो है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसीलिए बेटी बचाओ सेव गर्ल चाइल्ड का ये जो काम शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये इसीलिए किया है कि फीमेल फिटिसाइड बंद हो। ठीक है, सो ये एक सोनोग्राफी टेक्निक के यूज करके फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन कराना ये अब कानूनन गुनाह है। ठीक है, चलो अब ये जो नेक्स्ट चीज है स्क्रीन पर आया, ह्यूमन यस मैम। ईयर। यस हाँ, यस तो मैम। अभी तक हमने साउंड पढ़ा, साउंड वेव्स क्या चीज होती हैं वो पढ़ी, साउंड के टाइप पढ़े, एंड नाउ अब अपने को जो देखना है दैट इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी दैट डिटेक्ट साउंड। हमारे को भगवान ने दो कान दिए हैं एंड दैट इज द सेंस ऑर्गन दैट कैन सेंस द साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड को हमारा कान किस तरह से सुनता है ये अपने को देखना है विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, स्क्रीन पर सबको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। यस मैम। ओके ओके फाइन। सी, हमारा जो कान है, ठीक है, ह्यूमन ईयर जो है ये टोटली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, 3 पार्ट्स। मैं पेन लूँ अगर तो मैं आपको ड्रॉ तो शायद पता नहीं आज कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज माउस नहीं है। सी, दिस पार्ट ऑफ ईयर जो हमको बाहर से दिखाई दे, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। सो ये बाहर से इतना जितने कान तक हमारे उंगली जाती है या हमारी ईयरबड जाती है, ठीक है, इतना पूरा कान का ये पोर्शन कहलाता है एक्सटर्नल ईयर, ठीक, या आउटर ईयर, डन, जिसको ईयर पिन्ना भी बोलते हैं। दिस ईयर पिन्ना
ये कान का ये जो बाहर का फ्लैप हम जिसको कान के ऑर्नामेंट पहनने के लिए यूज करते हैं, बाहर से ये जो दिखाई देता है मस्कुलर पार्ट, ठीक है, दिस इज आउटर ईयर और ईयर पिन्ना। डन, ओके। इसके बाद जहां तक हमारे कान में उंगली जाती है या ईयरबड जाते हैं, उसके अंदर का थोड़ा सा बोनी पार्ट जो होता है, ठीक है, ये पार्ट, इतना पार्ट कहलाता है मिडल ईयर, ठीक है, कान का बीच का भाग। एंड इसके पीछे यहां से लेकर नर्व्स तक का जितना भी पार्ट होता है, दैट, अरे यार व्हाट इज गोइंग, हाँ, उसके पीछे का ये जितना भी पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज इनर ईयर, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के अंदर के भाग में सिचुएटेड होता है। हो गया क्लियर? कान के ये 3 पार्ट्स। डन, अब इसको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज होती है और किस तरह से ये काम करता है। उफ, क्यों प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है पेज में? चलो, ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है, अभी क्लियर है? पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. हाँ, सो Yes. ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्चुअली जो है ये कार्टिलेज का बना होता है, सेमी सॉफ्ट होता है। बाकी के एनिमल्स के अंदर मूवेबल होता है, लेकिन ह्यूमन ईयर में ये ईयर पिन्ना जो होता है ये मूवेबल नहीं होता है, अपने आप मूव नहीं कर सकते हम इसको। इस कान के बीच में ये जो होती है ये कहलाती है टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। इस टिम्पैनिक कैविटी के थ्रू ही साउंड वेव्स अंदर आती है। इस टिम्पैनिक कैविटी एंड मिडिल ईयर के बीच में यहाँ पर एक मस्कुलर सेप्टम होता है, मस्कुलर पट्टी होती है, पर्दा होता है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, ठीक है। इस ईयर ड्रम तक एक्सटर्नल ईयर होता है, ईयर ड्रम के अंदर के भाग में ही, ठीक है, यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं। एक कहलाती है कॉक्लिया, एक कहलाती है स्टेपीज एंड तीसरी कहलाती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। ये 3 बोन्स की चेन होती है लगातार, ठीक है। ये 3 बोन्स इंटरनल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर को जोड़ती है, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर को जोड़ने का काम करती है। इसके नीचे के भाग से एक ट्यूब स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। आप अपने कान के पीछे की तरफ, अगर स्क्रीन पर आप मुझे देख पा रहे हो, तो पीछे की तरफ अगर हाथ लगा के देखोगे ना, तो ये जो पाइप जाता है कान के पीछे की तरफ से, जो पाइप अपने गले में जाता है, एक्चुअली दैट इज यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो हेड एंड हमारे बॉडी के बीच में बैलेंस का काम करता है, ठीक, गले तक जाता है यूस्टेकियन ट्यूब। इंटरनल ईयर में ये कॉक्लिया होता है एंड सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, एंड इसके पीछे से बहुत सारी वे जो नर्व्स होती हैं, इस नर्व्स का एक बहुत बड़ा गुच्छा इसके पीछे अटैच होता है, जो कि साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके वहां से वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। इन नर्व्स को ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऑडिटरी नर्व्स यहाँ से साउंड वेव्स लेकर ब्रेन तक लेके जाती हैं, एंड ब्रेन में उस साउंड को डिटेक्ट करने के सेल होते हैं, ठीक है। उस ऑडिटरी लोब के अंदर वो साउंड वेव्स जाती हैं, उस ऑडिटरी लोब से मैसेज आता है कि हाँ ये वाला साउंड सुनाई दिया, तो वापस से कान को ये मैसेज आता है कि हाँ हमने ये वाला ए फॉर एप्पल, ए साउंड सुना कि बी साउंड सुना, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको? अब ये Yes, ma'am. फंक्शनिंग कैसे होती है? कान आउटर ईयर जो होता है, इस आउटर ईयर के इस कैविटी के अंदर, टिम्पैनिक कैविटी के अंदर साउंड वेव्स आते हैं, रिसीव करते हैं ये, ठीक है, एंड रिसीव करके इस ईयर ड्रम तक पहुंचाते हैं। ईयर ड्रम्स में साउंड के
मैसेज से वाइब्रेशन होते हैं। इन वाइब्रेशंस को ये 3 बोन्स जो है यहाँ से कॉक्लिया तक पहुंचाती है एंड वहां से ये साउंड वेव्स जो होती है नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक के बाद एक किस तरह से ये तीनों जो ईयर होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा, अब ये फंक्शनिंग कैसी होती है वो देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, वहीं से आप उसको फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे भी देख सकते हो। आउटर ईयर जो होता है that collects the sound waves and passes them through a tube to a cavity in middle ear. ठीक है, it's a peculiar funnel like shape helps to collect and pass sounds into the middle ear. तो आउटर ईयर का काम सिर्फ साउंड वेव्स रिसीव करना एंड ट्यूब के थ्रू उसको मिडिल ईयर में पहुंचाने का होता है। नाउ मिडिल ईयर क्या करता हुआ है? देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर कॉल्ड ईयरड्रम। मैंने आपको बताया when a compression in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inward. जैसे उस पर प्रेशर आता है साउंड वेव्स का, ठीक है ना, तो उस कंप्रेशन के प्रेशर की वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ठीक है, एंड द ऑपोजिट हैपेंस व्हेन द रेफ्रैक्शन रीचेस देयर। कंप्रेशन आता है तो ईयर ड्रम अंदर की तरफ पुश होता है एंड रेफ्रैक्शन आता है तो ईयर ड्रम बाहर की तरफ पुश होता है। ठीक है, दैट मीन्स वो वाइब्रेट होता है। सो द प्रेशर आउटसाइड डिक्रीजेस एंड द मेम्ब्रेन गेट्स पुल्ड आउटवर्ड। दस साउंड वेव्स कॉजेस वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होते हैं। तो मिडल ईयर जो होता है ये साउंड वेव्स को वापस से वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। नाउ एक्चुअली हमको सुनाई देता है, वो कहाँ से सुनाई देता है? इंटरनल ईयर से या इनर ईयर से। नाउ इनर ईयर जो होता है इसके अंदर बहुत सारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो इनर ईयर और ब्रेन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, वो जो कॉक्लिया मैंने बताया ना, शेल के जैसा स्ट्रक्चर देखा था हमने, ये कॉक्लिया जो होता है ये कॉक्लिया ही मिडिल ईयर के ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन होता है वो उसको रिसीव करता है। ठीक, एंड उसको इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में तो कोई वायरिंग तो है नहीं, हमारे अंदर की जो वायरिंग है वो नर्व्स की वायरिंग है एंड नर्व्स की वायरिंग में जो करंट चलता है वो इम्पल्स का चलता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं इम्पल्सेस के फॉर्म में। तो ये जो साउंड वेव्स आती हैं, कॉक्लिया उसको उस वाइब्रेशन को रीड करके उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है एंड वहां से जुड़ी हुई जो ऑडिटरी नर्व्स होती है उन ऑडिटरी नर्व्स में वो इम्पल्सेस इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में चलने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चलते हैं एंड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन पर जाकर उस सिग्नल का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एनालिसिस होता है एंड हमको कोई भी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से आउटर ईयर साउंड को रिसीव करता है, मिडल ईयर उस साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशन के थ्रू सिग्नल देता है एंड इनर ईयर उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द ईयर इज एन इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन. Any stick or other pointed object should never be inserted into the ear for cleaning it. Also, one should not hear very loud music using earphones, जो आजकल आप कर रहे हैं. It may cause grave injury to eardrum. And once eardrum injured हुआ, तो उसकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है. ठीक है, हमारे कानों की साफ सफाई करने के लिए इस कैनल के अंदर वैक्स जैसा मटेरियल ऑलवेज जनरेट होता रहता है एंड हमारे कानों के इस ट्यूब में एयर, हवा के अलावा, साउंड के अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत सारे जाते रहते हैं। कई बार कुछ इंसेक्ट या छोटे कीड़े भी अंदर घुस सकते हैं। तो इन सब से कान को बचाने के लिए गॉड ने हमारी इस मशीन में वैक्स ऐसा फिट किया ही हुआ है, वो टाइम टू टाइम उसमें वैक्स बन के उसका कचरा बनता ही रहता है जो हम ईयरबड्स के थ्रू इजीली बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कान में कुछ भी डाल के घुमाने की आदत रखना, दैट इज वेरी बैड थिंग। एंड कान को क्लीन करने के लिए कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट डालना, पेंसिल या पेन
या फिर कोई स्टिक डालना इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट sound, human ear, sonography, sonar system and different types of sound. So आज हमने ये देखा, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।